हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। ट्वेल्थ के पेपर भी आने वाले हैं और हम अपनी सीरीज़ में लगातार लेक्चर्स जो है अपलोड कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर था हमारा पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का। आज जो हम सीरीज़ में जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में अपने 3 चैप्टर कवर हम करेंगे, डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, लास्ट जो हम लेक्चर कवर करेंगे वो करेंगे बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। क्लियर है? इसको आप बहुत अच्छे से समझें। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जो इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग with the very first chapter of modern physics, which is dual nature and radiation, dual nature of radiation and matter। बच्चों इसमें हमें बेसिकली पता चलेगा, जैसे कि हम अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस भी कर चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में, कि भाई यहाँ पर कशमकश है कि लाइट का नेचर क्या है। क्या लाइट वेव है या लाइट मैटर है? ये बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है बच्चों की लाइट जो है, रेडिएशंस जो हैं वो मैटर है या वेव है। बात में नहीं, बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, बहुत साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, बहुत कशमकश फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। लेकिन जो आखिरी में जो ठप्पा लगा वो ये लगा कि जो रेडिएशंस हैं उनका डुअल नेचर है बच्चों। डुअल नेचर मतलब कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें अपना डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे वेव नेचर को जस्टिफाई करते हैं बच्चों। ये सारे के सारे क्या बताते हैं? लाइट इज अ वेव। लेकिन वहीं वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे के सारे क्या बताते हैं बच्चों? लाइट के पार्टिकल नेचर को। तो बच्चों इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, वही बताता है लाइट का नेचर क्या है। और इसी को हमें पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इससे पहले ऑप्टिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं लाइट का वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो क्या है? मैटर। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेसिक बेसिक सी बातें सबसे पहले हम इसमें करेंगे। सबसे पहले है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, अब आपको पता है बच्चों, कोई भी मेटल सरफेस है, मान लो ये एक अपनी मेटल सरफेस है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल के पास बहुत सारे ट्रमेंडस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो है नहीं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के पास, लेट्स से ये रहा एक मेटल, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों बाहर आने की कोशिश भी करते ही होंगे। ऐसा समझो, वो बाहर आने की कोशिश करते भी होंगे बच्चों। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों कंडक्टिविटी के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों बाहर आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो बाहर नहीं आ पाते। ऐसे समझो, मान लो ये एक मेटल सरफेस है और अगर मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसने बाहर निकलने की कोशिश करी तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये पॉजिटिव पोलैरिटी तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है। बात समझ में आ रही? तो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल सरफेस को स्केप आउट नहीं कर पाएगा, लीव नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल पर सरफेस पर ही एक अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा बाउंड रहेंगे। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर मेटल सरफेस से एक्सकेप आउट कराना है तो कुछ एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी होगी। और इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ मेटल सरफेस ओनली इफ इट गॉट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दैट अट्रैक्टिव पुल। इस अट्रैक्टिव पुल को ओवरकम करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बच्चे? और उसके बाद बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है। उसके बाद बच्चों एक टर्म होती है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। अब जैसे कि मैंने बताया, एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी चाहिए ही होगी इस मेटल सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। तो जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है मेटल सरफेस को, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है टू एस्केप आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, जस्ट एस्केप आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसी को बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। इसको डिनोट करते हैं बच्चों फाई नॉट से और इसकी ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स टू एजेक्ट आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। मिनिमम
मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जस्ट एस्केप आउट कराने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। बच्चों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी की यूनिट हम जूल में डिफाइन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻20 के फील्ड में होती है। तो हमने एक और यूनिट ली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि मान लो कहीं किसी दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। और एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करा दूं, तो ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेशन वो जितनी एनर्जी गेन करता है उसी को बोलते हैं बच्चों 1 electron volt. So 1 electron volt is the energy acquired by the electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. और 1 electron volt बराबर charge of electron into 1 volt. That means 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb into 1 volt. That means 1.6 into 10⁻⁻19 joule. तो एक रिलेशन बन गया बच्चों, 1 electron volt बराबर 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन में काम आएगा। क्लियर है बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब बच्चों जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को समझा था, अब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के लिए बच्चों कुछ फिनोमेना होते हैं। जैसे सबसे पहले है बच्चों थर्मोआयनिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि मेटल सरफेस को एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से हीट अप किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है। इन दिस मेटल इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर विच दिस थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन of metal surface, then these free electrons eject out from the metal surface। बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको हीट अप किया जाता है, और अगर वो एनर्जी मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं थर्मोआयनिक एमिशन। बच्चों दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या है बच्चों कि हम क्या करते हैं, मेटल को एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री चार्जेस पर लगाती है फोर्स F बराबर QE। तो इलेक्ट्रॉन पर लगाएगी फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो फोर्स इतनी ज़्यादा हुई कि वो अट्रैक्टिव पुल बाय द आयंस, अगर वो उसको तोड़ सकती है, तो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट होने लग जाएंगे। तीसरा और जो लास्ट है बच्चों, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, वो है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये क्या है बच्चों? अगर किसी मेटल सरफेस पर रेडिएशंस गिरे जाएं, कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस गिराई जाएं, तो क्या होता है बच्चों, वो एनर्जी मेटल सरफेस एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करता है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर वो एनर्जी मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हीं को बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मतलब लाइट, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन्स। बच्चों आइंस्टीन साहब ने सबसे पहले हमें बताया था कि जब भी रेडिएशन किसी मैटर सरफेस से इंटरेक्ट करती है, मान लो ये एक मैटर सरफेस है, मैटर की सरफेस है ये, जब भी रेडिएशंस इस सरफेस से इंटरेक्ट करेंगी तो दीज रेडिएशंस विल बिहेव लाइक दे आर मेड अप ऑफ particles, small packet of energy, and these packet of energy और quanta of energy are known as, उन्होंने उनका नाम दिया the photons। और हर फोटोन की एनर्जी होती है बच्चों E is equals to h nu या फिर E is equals to hc over lambda। डिटेल में बात करेंगे। h is the Planck's constant, nu is the frequency of the radiation। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है whenever light interact with the matter it behaves like particle, these particle or packet of energy or quanta of energy are known as photon। when these bundle of energy interact with the free electron, then these electron absorb energy, and if it is greater than the work function they eject out from the metal surface, and this phenomena is known as photoelectric effect। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल सोवर सी बातें हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो कि जो रेडिएशंस हैं, ये
ये जो मेटल सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे गिर रही हैं, ये रेडिएशंस स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर के बनी हैं, और यही पैकेट ऑफ एनर्जी आर नोन एज फोटोन्स। और आगे हम पढ़ेंगे इन सभी की एनर्जी क्या होती है बच्चों, एच न्यू या फिर एच सी ओवर लैम्डा, वेयर न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। whenever radiations interact with matter it behaves like particle and these particle are known as photons. Energy of each photons is E is equals to hc over lambda or E is equals to h nu, where lambda and nu are the wavelength and frequency of the radiations and its momentum is p is equals to h over lambda। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। h is the Planck's constant, c is the speed of light, nu is the frequency of radiation, lambda is the wavelength of the radiation। बच्चों photons are electrically neutral, that means they are not deflected by electric and magnetic field। Important one। बच्चों इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, मतलब कि फोटोन पार्टिकल सच एस इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है वो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व while number of photons may not be conserved in a collision, the photon may be absorbed or new photon may be created। That means there is no such type of law like law of conservation of energy and law of conservation of momentum। There is no such kind of law that law of conservation of number of photons। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब है फोटोन काउंट या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो मेरे पास कोई एक सोर्स है। क्या है? मेरे पास कोई एक सोर्स है और इस सोर्स की बच्चों, इस सोर्स की मान लो, इस सोर्स की पावर है P। ये पावर का मतलब समझो पहले तो। पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। मान लो इसकी पावर 100 वॉट है तो उसका मतलब क्या है? एक सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक। अब बच्चों पावर आपको समझ में आ गई, P है, और मान लो E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये आपको ध्यान रखनी है, E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा या फिर एच न्यू। क्लियर है बच्चों? और n यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। देखो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन बनेगा इन तीनों में बहुत सिंपल सा रिलेशन बनेगा। E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और देखो इसमें बहुत सारे फोटोन होंगे बच्चों, ये इस तरीके से E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड P इज द पावर ऑफ सोर्स। दैट मीन्स एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी निकाल रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी है बच्चों E विच इज एच सी ओवर लैम्डा, और n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। अच्छा भाई, तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, P इज इक्वल्स टू n इंटू E। सिंपल है, E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, n इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो NE क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी पर सेकेंड एंड विच इज नोन एज पावर। सो n कैसे निकल गया बच्चों? P अपॉन में E। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व होते हैं इसके बेसिस पे। क्लियर है बच्चों? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू लाइट सोर्स। इंटेंसिटी के बारे में बताना है आपको, पता ही होगा बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। तो सिंपली आई क्या भी हो जाएगा? P अपॉन में A। P अपॉन में A, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, और पर यूनिट एरिया मतलब पावर अपॉन में एरिया, या फिर I बराबर E अपॉन में T इंटू A। सिंपली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द इंटेंसिटी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, P is directly proportional to N, so I is also directly proportional to N। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इट सिंपली मीन्स दैट यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अगर आप रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, हाउ विल वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, वो हम बाद में बात करेंगे। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस पर सेकेंड।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? चलो, अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये तो हमने पढ़ ही लिया, इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा या फिर इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर है एकदम? वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब बच्चों देखो, बार बार बोर्ड में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब बार बार इतनी कैलकुलेशन तो करोगे नहीं। देखो एच और सी की कैलकुलेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तो आंसर आएगा जूल में। अब उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो सब कुछ फैक्टराइजेशन कर करा करके रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ई इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, इफ इट इज नॉट इन एंगस्ट्रॉम जस्ट कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉम, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दैट मीन्स अब नाउ यू डोंट नीड टू डू गंदा गंदा कैलकुलेशंस, जस्ट आपको लैम्डा पता हो तो सिंपली पुट हेयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है बच्चों? अच्छा भाई, चलो अब हम चलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए सबसे पहले मैं सेटअप समझा देता हूँ। ये बच्चों देखो, एक ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब, एवोकेटेड ग्लास ट्यूब बोल देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक विंडो टाइप होती है बच्चों, इसको बोलते हैं क्वार्ट्स विंडो, और यहाँ पर एक कलर्ड फिल्म लगी होती है। कलर्ड फिल्म, फिल्म मतलब कि कलर्ड फिल्म मतलब कि कलर्ड फिल्म, जस्ट टू चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। ये अपना एक सोर्स है, ये अपना क्या है? एक सोर्स है। क्लियर है? अब देखो दो बच्चों प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है एमीटर। एमीटर नाम इसलिए पड़ा कि जब रेडिएशंस, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस इस पर फॉल करेंगी तो क्या होंगे बच्चों? यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और कलेक्टर मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट होंगे। अब इनको दो तार के थ्रू, इस कम्यूटेटर के थ्रू, कम्यूटेटर क्या होता है बच्चों? कम्यूटेटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इन दो पोलैरिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, इन दो प्लेट्स की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स सी इज़ ग्रेटर देन ए, वी कैन चेंज इट इनटू सी इज़ लेस देन ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक वोल्ट मीटर, ये रेयोस्टेट के माध्यम से एक बैटरी एंड अ माइक्रो एमीटर। क्लियर है? ये माइक्रो एमीटर करंट मेजर करता है, और इस कम्यूटेटर के माध्यम से हम वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ ए एंड सी। क्लियर है एकदम? और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो करंट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तो उसी करंट को भी हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर देखिए ये सब लिखा भी हुआ है। दिस अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब हैविंग फोटोसेंसिटिव प्लेट सी एंड ए, another metal plate A which is known as collector plate, a source S which generates monochromatic radiations which will pass through quartz window and fall on the photosensitive plate. Electrons emitted by the plate C are collected by plate A via electric field generated by the applied battery. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसमें मेन पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने हैं। बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी विच कैन बी वेरिड इन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी बाय कम्यूटेटर। बिल्कुल ठीक है। ये बैटरी का काम क्या है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है ए और सी के अक्रॉस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैग्नीट्यूड में भी, रियोस्टेट के द्वारा मैग्नीट्यूड में भी और पोलैरिटी में भी वेरी किया जा सकता है कम्यूटेटर के माध्यम से। क्लियर है? Emission of electron causes the flow of electric current in the circuit which is known as photoelectric current and measured by this microammeter. ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और सर्किट में चल रहे हैं, इसकी वजह से करंट पैदा होता है, उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और मेजर कौन करता है? दिस माइक्रो एमीटर। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी वेरीड बाय वेरिंग पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट सी। बिल्कुल ठीक है। ए का पोटेंशियल वेरी करते जाओ, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी वेरीड। नाउ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द एमिटर प्लेट। यस, अगर हम इस डिस्टेंस को वेरी करते हैं, इसको हम दूर लेके जाते हैं इंटेंसिटी घटा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स इंटेंसिटी कैन बी वेरीइंग इजीली, और इवन फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड इजीली बाय चेंजिंग द कलर्ड फिल्म फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द ग्लास ट्यूब। क्लियर है बच्चों? नाउ we will see the variation of photoelectric current with the intensity of radiation, frequency of radiation, potential difference between A and C. यही हमारा experimental study है बच्चों। We have to see the variation of photoelectric current with the intensity of radiation, frequency of radiation and potential difference across the plate A and C. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Clarity है एकदम? Now बच्चों, we have to see the effect of all these parameter which is intensity,
and the frequency of radiations and the potential across the metal plates on photoelectric current। सबसे पहले देख रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और आप देख रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या फिर यूँ कहो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, अभी अभी हमने देखा इंटेंसिटी का सीधा संबंध किससे है, इंटेंसिटी का सीधा संबंध है नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। अब जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब कि क्या हुआ, पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन काउंट बढ़ गया। अब ज़्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा बच्चों। दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है ये, एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। कौन सा पोटेंशियल, पहले ये बच्चों जान लेते हैं। मान लो बच्चों हम कम्यूटेटर के माध्यम से ए कलेक्टर प्लेट को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और इसको लोअर पोटेंशियल पर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से है। दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पर इकट्ठा होंगे। क्लियर एकदम? दैट्स वाई इसका नाम है कलेक्टर प्लेट। अब नाउ कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अगर हम हायर रखते हैं एज कंपेयर टू एमीटर प्लेट, तो बच्चों हमने क्या देखा, जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। और बच्चों होना भी था, कॉमन सेंस है। ऐसे समझो, मान लो 1 सेकंड में यहाँ से 50 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर 1 सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो रहे हैं। अगर मान लो मैंने पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, यहाँ की पोलैरिटी को, पॉजिटिव पोलैरिटी को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, तो अब 1 सेकेंड में 30 आएंगे, फिर 1 सेकेंड में 40 आएंगे, फिर 1 सेकेंड में 50 आएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाते हो, कलेक्टर प्लेट के हायर पोटेंशियल को बढ़ाते हो, वैसे वैसे करंट बढ़ता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन इट विल बिकम कॉन्स्टेंट, and then it will become constant, and that constant value of current is known as बच्चों saturation current। क्या बोलते हैं इसको? saturation current। क्या बोलते हैं इसको? saturation current। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना बच्चों। हमने इंटेंसिटी फिक्स कर रखी है अभी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1 पर जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल को बढ़ाते हो, वैसे वैसे बच्चों करंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये आपने अभी भी जान लिया। और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा बच्चों, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर प्लेट है वो निकाली 1 सेकंड में, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन रहा है, तो आप इतना ही कर सकते हो कि 1 सेकंड में आप 50 तक आ जाएं। क्लियर एकदम? एंड दैट करंट विल बिकम कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों क्या किया, अब हमने इसी कम्यूटेटर के माध्यम से इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। मतलब ये नेगेटिव कर दिया और ये पॉजिटिव कर दिया। अगर ये नेगेटिव कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब देखिए ये वाला ग्राफ बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो हमने देखा बच्चों कि करंट जो है वो स्लोली डिक्रीज होने लगा। जब करंट स्लोली डिक्रीज होने लगा तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक कंसेप्ट इसमें यह भी है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं सभी की एनर्जी जो है सेम तो है नहीं। अब हर एक की एनर्जी अलग अलग है। अब करंट जो है जीरो तब होगा जब ये वाला पोटेंशियल जो है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा, और उसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल, लेट्स से वी नॉट। कट ऑफ पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल, लेट्स से वी नॉट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से बनना है बच्चों, लाइक दिस, इस तरीके से, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ये यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बच्चों लिखी भी हुई हैं इस तरीके से, लाइक दिस। यहाँ पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है, द ओनली मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट। नाउ photoelectric current starts to decrease as we increasing the retarding potential, and current will become zero. The minimum negative
or retarding potential given to the collector plate for which photoelectric current will become zero is known as cutoff or stopping potential। तो बोर्ड में पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है, ये वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जहां पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है एकदम। नाउ एक बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन बच्चों यहाँ बनती है के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट। All the photoelectrons emitted from the metal surface do not have the same kinetic energy. The photoelectric current will become zero only when the most energetic electron is repelled. And at that point we can write K max बराबर E V naught. Yes, इस पोटेंशियल में ही वो दम था जिसने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, और जब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो बाकी के सब तो पहले ही रुक गए होंगे। दैट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो। अब बच्चों हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट और देखा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो ठीक है इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ रहा है। लेट्स से दिस इज़ फॉर I2, लेट्स से दिस इज़ फॉर I3। बट हमने क्या देखा बच्चों, इंटेंसिटी चेंज करने से करंट तो चेंज हुआ, लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने से करंट तो चेंज हुआ, लेकिन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सेम रहा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि on changing the current, sorry, on changing the intensity, current will change but stopping potential remains same, and that's the most important graph आ जाता है बोर्ड में बनाने के लिए। बहुत important ग्राफ है ये। सैचुरेशन करंट का रीजन है, ये वो रीजन है जब करंट इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीजिंग द कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल है जब आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, रिवर्स कर दिया। करंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और डिफरेंट इंटेंसिटी पर सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वो पोटेंशियल है, वो नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल है जिस पर जाकर के मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये इक्वेशन आराम से बना सकते हैं जो कि यहाँ लिखी हुई है कि भैया के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। यू नो वेरी वेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कंसेप्ट? नाउ यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ बन रहा है फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसमें हमने क्या किया है बच्चों, इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, रेडिएशंस की इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, और वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। नाउ हाउ कैन वी चेंज द फ्रीक्वेंसी? सिंपली हम फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं? ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बच्चों मैंने आपको दिखाया था, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे यहाँ पर कलर्ड फिल्म लगी हुई होती हैं। इन कलर्ड फिल्म को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर ब्लू कलर लगा हुआ हो तो ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस के, ब्लू कलर को ही जाने देता है। और आपको पता ही है हर कलर की अपनी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमने क्या देखा बच्चों एक्सपेरिमेंटली, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उससे क्या हुआ, सैचुरेशन करंट तो चेंज नहीं हुआ बच्चों, करंट चेंज नहीं हुआ, बस क्या चीज़ चेंज हो रही है, रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। दैट मीन्स, और रिटार्डिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, हमने पहले एक्सपेरिमेंट से देखा। दैट मीन्स ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, करंट रिमेन्स द सेम while the maximum kinetic energy of photoelectrons increasing. That means we have to apply more stopping potential to stop the most kinetic energy electron. बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट अब हमें ध्यान रखने हैं कि करंट का लेना देना सिर्फ इंटेंसिटी से है। ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये बात ध्यान रखनी है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे है बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी से है। बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट चेंज होगा, नहीं, गलत है।
फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सिर्फ इतना होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, अब ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको चाहिए होगा टू स्टॉप देम, और इस तरीके का ग्राफ बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ग्राफ है। देखिए न्यू3 न्यू2 न्यू1, न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल -V03 -V02 -V01। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इंटेंसिटी इज फिक्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नाउ वी फिक्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वी सॉ दैट ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन वी हैव टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हिच implies that on increasing the frequency of radiation kinetic energy of photoelectron increases, so we need more retarding potential to stop maximum energetic electrons. Greater the frequency of incident radiation, greater the kinetic energy of photoelectron, greater will be the stopping potential required. क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे ग्राफ, ये तीनों ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो तीनों ग्राफ हमने पढ़े, ये वाला ग्राफ एंड ये इंटेंसिटी वाला ग्राफ, सुपर इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ जाता है, कंपटीशन में भी ये पूछ लेते हैं। नाउ बच्चों, अब एक ग्राफ और हमने यहाँ पर तैयार किया, ये हम कॉमन सेंस से बना सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए सीधी सी फंडा है यार, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, और हमें पता भी है E = h/nu। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, और वैसे वैसे ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना होगा। लेकिन लीनियरली ही बढ़ रही है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। ये आगे जाके आइंस्टीन साहब ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली। देखिए दो मेटल हमने लिए हुए हैं, इसको मैं ग्राफ को समझा देता हूँ। दो मेटल हमने लिए हुए हैं, उनका ग्राफ ही हमने बनाया हुआ है। देखिए दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखा रखी हैं, V0 और V0 इनको बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर रेडिएशन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एटलीस्ट इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए जितनी वो उसके मेटल के वर्क फंक्शन को एक्सीड कर जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट मीन्स h/nu मस्ट बी ग्रेटर देन φ0। क्लियर है? तो वही बात हो रही है, और आगे जाके इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमें पता चलेगी। क्लियर है बच्चों? तो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है रेडिएशंस की, देखिए V0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल A। सो अगर इससे नीचे फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। क्यों? क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो काय बात का स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि इसके नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं। मेटल बी के लिए V0 कोई और फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। यस, this is known as threshold frequency. The maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation, but it is independent on intensity. Yes, ये सारे कंक्लूजन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Below the threshold frequency, no photoelectric effect take place. Yes, correct. And this is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे पैरामीटर, सारे पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखने हैं कि इंटेंसिटी का लेना देना फोटो इलेक्ट्रिक करंट से है, क्योंकि इंटेंसिटी का लेना देना नंबर ऑफ फोटोन से है, और उसका लेना देना फोटो इलेक्ट्रिक करंट से है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which only photoelectric effect take place and below which there is no photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों और ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, देयर इज नो टाइम डिले, उसमें किसी तरीके का कोई टाइम डिले नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, no change in the photoelectric current, only changing the stopping potential। फ्रीक्वेंसी का लेना देना स्टॉपिंग पोटेंशियल से है। अगर हम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो एक टाइम तक करंट बढ़ता है, और उसके बाद जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है उसके बाद करंट हो जाता है इंडिपेंडेंट, और उसी को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट ऑफ द करंट। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है बच्चों? अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
भैया आइंस्टीन साहब ने ही सबसे पहले बताया था। आइंस्टीन प्रपोज दैट द रेडिएशन आर मेड अप ऑफ सम क्वांटा ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन्स। आइंस्टीन साहब ने ही सबसे पहले बोला था कि जब भी लाइट रेडिएशंस जो हैं मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो बिहेव करती हैं इस तरह से कि वो किससे बनी हो, मिल करके स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। जैसे ऐसे समझो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर रेडिएशंस गिर रही हैं तो वो किससे मिल करके बनी हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से। और इन्हीं को उन्होंने नाम दिया फोटोन्स का। और इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, एच न्यू या फिर एच सी ओवर लैम्डा, where h is the Planck's constant, nu is the frequency of the radiations। क्लियर है बच्चों। अब जब इन ये जो फोटोन्स हैं मेटल सरफेस पे गिरेंगे बच्चों, अगर इनकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, लेट अस सपोज एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, ऐसा नहीं है 1 घंटे बाद होगा 2 घंटे बाद होगा, नहीं, तुरंत। अगर होना है तो तुरंत होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एच न्यू अगर लेस कर दो फाई नॉट से, इंटेंसिटी बढ़ाई जाओ तो थोड़ी देर बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, इंटेंसिटी का लेना देना किससे है ये आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं बोर्ड में, इसलिए मैं बीच बीच में ये सब डिस्कस कर रहा हूँ आपको। क्लियर है। इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, बात हो चुकी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर ऐसा है, ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे और वो दौड़ेंगे, वो अपनी एनर्जी से दौड़ेंगे। और देखो ये जो इक्वेशन आई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि मान लो इसका फाई नॉट है 5 और इस पर एनर्जी गिर रही है लेट से 8 की, तो 5 इसने एब्जॉर्ब कर ली और 3 कहाँ जाएगी, 3 कहाँ जाएगी बच्चों, 3 की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, हर कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलता। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये वही बात है, 5 जूल इसको चाहिए ही चाहिए, 8 जूल हम दे रहे हैं तो 5 तो एब्जॉर्ब कर ली इसने इजेक्ट आउट होने में, और जो बची हुई 3 जूल है उससे ये भागेंगे, दौड़ेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, क्या सभी के सभी इसी एनर्जी से दौड़ेंगे? नहीं, जो सभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी दौड़ने की, उनकी एनर्जी की जो रेंज होगी वो होगी 0 से k मैक्स। इस बात को आप ध्यान रखना, 0 से k मैक्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट एस्केप आउट ही होगा बच्चों, और जो लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी से दौड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वो इजेक्ट तो हो गया, लेकिन अभी वो और अंदर है तो वो और टकराएगा आपस में, और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा आपस में, तो उसमें भी एनर्जी खपत होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो जिस एनर्जी से निकलेंगे उसकी रेंज होगी बच्चों 0 से k मैक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चों, बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन है। यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ से हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वो वाला ग्राफ समझा सकते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये वाला ग्राफ हम इस इक्वेशन से समझा सकते हैं। देखते हैं, बात करते हैं। चलिए, के मैक्स ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लीनियरली वाइल इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, के मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू 0। दैट मीन्स एच न्यू माइनस फाई नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। दैट मीन्स न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट बाय एच, एंड दिस फाई नॉट बाय एच बच्चों इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट्स द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई नॉट बाय एच। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है फाई न्यू, इट शुड बी ग्रेटर देन फाई नॉट बाय एच। If nu is less than phi naught by h, no matter how intense the radiation will be, no photoelectric effect take place. No photoelectric effect take place. इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों आ जाती हैं बोर्ड में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। Now, if nu is greater than nu naught, that means phi naught by h, then on increasing the intensity, more electron absorb more photon and more emission of photoelectron take place, and hence photoelectric current will increase. Yes, बहुत देर से हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं।
Photoelectric effect is a spontaneous process बच्चों. There is no time delay in the photoelectric emission. Doesn't matter how much low the intensity of radiation will be. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए अब यहाँ से एक ग्राफ बनेगा कि ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट, के ई मैक्स को लिख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट. सो वी नॉट आ गया एच बाई ई न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. वाई पर आ जाएगा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर एक्स की जगह आ जाएगा अपना फ्रिक्वेंसी. सो देखिए स्लोप हो गया एच बाई ई, दैट मीन्स इसका जो स्लोप होगा वो होगा प्लांक्स कांस्टेंट बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा बच्चों वो होगा फाइव नॉट बाय पी. यहाँ से बहुत प्रॉब्लम बनती हैं, और देखिए यही वो ग्राफ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा. ये सेम ग्राफ है बच्चों, देखिए सेम ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का, ये सेम ग्राफ है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम? नाउ बच्चों इसका एक लास्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाते हैं बच्चों, वेव नेचर ऑफ मैटर. बच्चों देखो ऐसा होता है कि नेचर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमेशा सिमेट्रिसिटी शो करती है, जैसे गोरा काला, लंबा छोटा, मोटा पतला, इस तरीके से हमेशा नेचर जो है सिमेट्रिसिटी शो करती है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर्द गर्म, हमेशा नेचर सिमेट्रिसिटी शो करती है. तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों डी ब्रॉगली साहब, बहुत ही ज़बरदस्त उनके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, मैटर की तरह बिहेव कर रही है, तो वाया सिमेट्रिसिटी मैटर भी तो वेव की तरह बिहेव करना चाहिए. और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड स्टेटमेंट दे डाली बच्चों कि हाँ यस, जो एवरी मूविंग पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ वेव, वो वेव जनरेट करते हैं. और उन्होंने बोला दैट वेवलेंथ ऑफ दैट वेव इज गिवन बाय लैम्डा बराबर एच ओवर पी, लैम्डा बराबर एच ओवर पी, लैम्डा बराबर एच ओवर पी. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों ये कहाँ से निकला होगा? ये ऐसे समझो आप कि जैसे E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इस तरह से हम कर सकते हैं. E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और E को मैं लिख सकता हूँ एच सी ओवर लैम्डा, एक सी से एक सी कैंसिल आउट. सो एम सी बराबर एच ओवर लैम्डा, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो P बराबर एच ओवर लैम्डा, सो लैम्डा बराबर एच ओवर P. बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड स्टेटमेंट दे डाली बच्चों उन्होंने बोला कि भैया कि एवरी मूविंग पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन बाय एच ओवर पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, and that lambda is known as de Broglie wavelength and h is the Planck's constant and p is the momentum of the moving particle. बच्चों लेकिन ये जो वेवलेंथ है, अब ऐसा नहीं है कि मान लो मैं जो हूँ मूव करने लग जाऊँ किसी वेलोसिटी से और आप मेरी वेवलेंथ निकालने लग जाओ. निकाल सकते हो थ्योरेटिकली, बट वो जो कैलकुलेशन आएगा बच्चों वो आएगा बहुत स्मॉल, 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर माइनस 33, क्योंकि h की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 34 में. सो 10 की पावर माइनस 34 इज नॉन डिटेक्टेबल टिल नाउ, अभी तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारे काम का नहीं है और ना ही उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है. बट हाँ, इन्हीं को अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर आप लगाओगे, अल्फा पार्टिकल इन पर आप लगाओगे, तो एक सटीक कैलकुलेशन आपको मिलेगी. और यहीं से ये एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट निकल के आते हैं. That means now if a charged particle like electron, proton, neutron accelerate through a potential difference V, the kinetic energy will be equal to the work done by electric field. So K बराबर EV, सिंपल है, यहाँ से लिख सकते हैं K बराबर EV, अभी बात हुई है. और K को बच्चों देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. m से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर बाई 2m. सो p क्या बन गया अंडर रूट टू km, और k की जगह e इंटू वी. ये वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पुट कर दी बच्चों. अब देखो h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों ये आएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, और आंसर मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम. सो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है. लैम्डा बराबर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच यू आर एक्सेलरेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आंसर विल कम आउट टू बी इन एंगस्ट्रॉम्स. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्लियरिटी हो गई है बच्चों? तो ये सारे पॉइंट्स हमने बच्चों यहाँ पर आज क्लियर कर लिए. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और इन नोट्स की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं.